आज के इस लीगल वीडियो में हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत आने वाले गिरफ्तार अर्थात गिरफ्तारी नामक टॉपिक का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि गिरफ्तारी से क्या तात्पर्य है, गिरफ्तारी के उद्देश्य बताइए, गिरफ्तारी कैसे की जाती है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। गिरफ्तारी दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 5 धारा 41 से धारा 60 तक व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित है। संहिता में गिरफ्तारी शब्द परिभाषित एवं स्पष्टीकृत नहीं है। सामान्यतः गिरफ्तारी से तात्पर्य किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से विधिपूर्णतः वंचित करने से है। संहिता के अंतर्गत पुलिस, मजिस्ट्रेट तथा कुछ परिस्थितियों में निजी व्यक्तियों को गिरफ्तारी की शक्ति प्रदान की गई है। अगला पॉइंट है गिरफ्तारी के उद्देश्य। नंबर 1 पे है दौरान विचारण अर्थात विचारण के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना। नंबर 2 अपराधों के निवारण एवं सतर्कता के हित में। नंबर 3 सही नाम और निवास स्थान ज्ञात करने के लिए। नंबर 4 पुलिस के कर्तव्य के निष्पादन में बाधा का निवारण करने के लिए। अगला पॉइंट है गिरफ्तारी का निर्णय। गिरफ्तारी का निर्णय पुलिस या परिवादी के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। गिरफ्तार व्यक्ति सक्षम मजिस्ट्रेट गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है। गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप द्वितीय अनुसूची के प्रारूप संख्या 2 में दिया गया है। अगला पॉइंट है गिरफ्तारी कैसे की जाती है, जिसे धारा 46 में बताया गया है। गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति को निम्नलिखित 2 तरीकों से गिरफ्तार कर सकता है। नंबर 1 वह गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को छुएगा जब तक उसने वचन या कर्म द्वारा अपने आप को अभिरक्षा में समर्पित नहीं कर दिया हो। स्पष्ट है कि गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति कुछ कहकर या कुछ काम करके अपने आप को गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को समर्पित कर देता है अथवा उसके आदेश के अनुसार कार्य करने को तत्पर हो जाता है, तो यह मान लिया जाएगा कि उसकी गिरफ्तारी हो गई है। नंबर 2 पे है यदि गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलपूर्वक विरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है तो गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक सब साधनों का उपयोग में ला सकता है, जैसे मारना, पीटना, हथकड़ी लगाना या रस्सी से बांधना या किसी स्थान में बंद कर देना इत्यादि। परंतु बल का प्रयोग उतना ही किया जाना चाहिए जितना गिरफ्तारी के लिए आवश्यक है। बल प्रयोग करते समय गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को यह ध्यान में रखना होगा कि उस व्यक्ति को जान से नहीं मार सकता। केवल उस दशा में जान ले लेने का अधिकार है जब उस व्यक्ति पर ऐसा अपराध करने का आरोप है जिसके लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास का दंड दिया जा सकता है। गिरफ्तार में अगला प्रश्न ये पूछा जाता है कि गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार बताइए। इसका उत्तर देख लेते हैं। गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार। प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। नंबर 1 गिरफ्तारी के आधार जानने का अधिकार, जिसे धारा 50 में बताया गया है। नंबर 2 जमानत के अधिकार के संबंध में सूचित किए जाने का अधिकार, जिसे धारा 50 की उपधारा 2 में बताया गया है। नंबर 3 बिना विलंब के दंडाधिकारी के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार, जिसे धारा 76 में बताया गया है। नंबर 4 पे है न्यायिक जांच के बिना 24 घंटे से अधिक निरुद्धि के विरुद्ध अधिकार, जिसे धारा 57 और धारा 167 में बताया गया है। नंबर 5 पे है चिकित्सीय व्यवसायी से चिकित्सीय परीक्षण का अधिकार, जिसे धारा 54 में बताया गया है। नंबर 6 पे है अनावश्यक प्रतिबंधों के विरुद्ध अधिकार, जिसे धारा 49 में बताया गया है। नंबर 7 पे है अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध आत्म प्रतिरक्षा का अधिकार। नंबर 8 पे है अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध समुचित सिविल उपचार प्राप्त करने का अधिकार। नंबर 9 पे है अपनी पसंद के विधि व्यवसायी के माध्यम से प्रतिरक्षा का अधिकार, जिसे धारा 303 में बताया गया है। नंबर 10 पर है निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार, जिसे धारा 304 में बताया गया है। इसमें विवाद आया था योगिंदर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने गिरफ्तार व्यक्ति के जो अधिकार बताए थे उन्हीं अधिकारों को
सन 2005 में संशोधन कर धारा 50A में जोड़ दिया गया है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, गिरफ्तार व्यक्ति को यदि वह प्रार्थना करता है तो उसके किसी ऐसे मित्र संबंधी या किसी अन्य व्यक्ति को जिसे वह जानता है उसकी गिरफ्तारी की तथा उस स्थान की जहां वह निरुद्ध है यथासंभव शीघ्र सूचना दे। नंबर 2 पर है, पुलिस अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को थाने में लाने पर बताए कि उसे उक्त अधिकार प्राप्त है। नंबर 3 पर है, पुलिस डायरी में इस बात की प्रविष्टि अर्थात एंट्री की जाएगी कि इस संबंध में किस व्यक्ति को सूचित किया गया था। इसमें एक वाद आया था D.K. बसु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस मामले में अपने ऐतिहासिक महत्व के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी भी प्रकार का उत्पीड़न, क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार, चाहे वह गिरफ्तारी के दौरान, प्रश्न पूछने के दौरान, जांच के दौरान किया जाता है तो अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण करता है, अतः यह वर्जित है। गिरफ्तारी में अगला प्रश्न ये पूछा जाता है कि गिरफ्तारी के बाद की क्या प्रक्रिया होगी, या गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया बताइए। इसका उत्तर देख लेते हैं। गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया। गिरफ्तारी के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है। नंबर 1, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी, जिसे धारा 51 में बताया गया है। जब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की जमानत नहीं होती है तब उसकी तलाशी ली जाएगी। तलाशी वही अधिकारी लेगा जिसने गिरफ्तार किया है, या किसी प्राइवेट व्यक्ति ने गिरफ्तार किया है तब वह पुलिस अधिकारी तलाशी लेगा जिसके समक्ष गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को लाया गया है। तलाशी में पहनने की आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर उसके पास पाया गया सब सामान कब्जे में ले लिया जाएगा और उसकी रसीद गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को दे दी जाएगी। जब किसी स्त्री की तलाशी करनी हो तब ऐसी तलाशी शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा ली जाएगी, जिसे धारा 51 की उपधारा 2 में बताया गया है। अब सेकंड पॉइंट है आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण। यदि गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के पास कोई हथियार है जिससे आक्रमण हो सकता है, जैसे भाला, बंदूक, लाठी आदि, तो तलाशी लेने वाला अधिकारी उस हथियार को अपने कब्जे में ले सकता है और जिस न्यायालय या अधिकारी के समक्ष उसे संहिता के अनुसार पेश किया जाना है उसके समक्ष वे सब हथियार भी पेश किए जाएंगे। अब नंबर 3 पर दिया गया है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा। जब कोई व्यक्ति ऐसे अपराध को करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है जो ऐसी प्रकृति का है और ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है कि यह विश्वास करने का उचित आधार है कि उसकी शारीरिक परीक्षा अपराध करने के बारे में साक्ष्य प्रदान करेगी, तो ऐसा पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक अर्थात सब इंस्पेक्टर से नीचे पंक्ति का नहीं है, उसका चिकित्सीय परीक्षा किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से करवा सकता है। अब नंबर 4 पर पॉइंट दिया गया है पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की रिपोर्ट को जिला मजिस्ट्रेट को भेजना, जिसे धारा 58 में बताया गया है। जब थाने का बाहर साधक अधिकारी अपने थाने की सीमा के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करता है तो उसकी रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को भेजेगा। गिरफ्तारी में अगला प्रश्न ये पूछा जाता है कि गिरफ्तारी के संबंध में दिए गए उपबंधों का पालन न करने का क्या परिणाम होगा। तो इसका उत्तर है गिरफ्तारी के संबंध में दिए गए उपबंधों का पालन न करने का परिणाम। नंबर 1, पुलिस अधिकारी या अन्य कोई व्यक्ति गिरफ्तारी के संबंध में दिए गए उपबंधों का पालन नहीं करता है तो विचारण इससे शून्य नहीं होगा। नंबर 2, यदि गिरफ्तारी के संबंध में कोई अनियमितता या अवैधता पाई जाती है तो इससे विचारण दूषित नहीं होगा। नंबर 3, यदि कोई पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति किसी व्यक्ति को गलत ढंग से गिरफ्तार करता है तो गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से
धारा 106 के अंतर्गत व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। नंबर 4 पे है, यदि कोई पुलिस अधिकारी या अन्य कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को गलत ढंग से गिरफ्तार करता है तो ऐसे पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के अंतर्गत सदोष परिरोध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। नंबर 5 पे, यदि किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति अवैध ढंग से गिरफ्तार करता है तो अपकृत्य विधि टॉर्ट लॉ के अंतर्गत मिथ्या कारावास के लिए वाद दायर करके ऐसे पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति से नुकसानी वसूली की जा सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।